Hello students, this is Shubhangi Tripathi, Head and Assistant Professor, Department of Chemistry, JNL College, Khagar. And today I am delivering a lecture on reaction mechanism which is useful for the BSc Part 2 Chemistry Honors students. तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आज हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करने जाते हैं तो जो पहली चीज होती है वो ये है कि हमें पता तो हो कि हम जिसकी मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? सिंपल जो हमारी रिएक्शन है इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, वो दो रिएजेंट्स के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाली एक क्रिया है। इसमें जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हमारा सबस्ट्रेट होता है और दूसरा हमारा रिएजेंट होता है। ये जो रिएक्शंस है हमारी, ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट किसी एक प्रोडक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट या इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन आपकी इंटरमीडिएट के थ्रू भी प्रोसीड कर सकती है या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू भी प्रोसीड कर सकती है। तो जो हम रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शन हमारी क्या बता रही है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो हमारा रिएजेंट है वो दोनों किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देते हैं। जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएजेंट्स यूज करते हैं वो हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। हम क्लासरूम स्टडी में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, बट एक ब्रीफ रिकॉल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। फाइल मीन्स लव एंड न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो उसको लव कौन करेगा? जो निगेटिवली चार्ज होगा। दैट मीन्स जो भी हमारा जो प्रकृति का नियम है अपोजिट अट्रैक्ट्स का, या मैग्नेट्स के में जो आपने पढ़ा है कि साउथ एंड साउथ पोल रिपेल ईच अदर बट नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कैसा है? जो न्यूक्लियस लविंग है। दैट मीन्स उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। इसी तरीके से हमारा दूसरा रिएजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक। इसके भी नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मीन्स लविंग। दैट मीन्स ऐसे रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये जो हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये बेसिकली रिएजेंट्स जो हमारे यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल तो मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बट न्यूक्लियोफाइल हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस को लव करे। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है वो निगेटिवली चार्ज ही हो। वो न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज है जो न्यूक्लियस लविंग हो। दैट मीन्स जिसके पास लोन पेयर भी होगा, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस को लव करते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिवली चार्ज है, और जहां पे पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते वहां पे डेफिनेटली उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लव वो कैसे कर सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह उनके पास हो, या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली अपनी तरफ अटैच करें, और या तो उनके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन आके रह सकता हो। तो जो हमारे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यहाँ हमने निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज उनके नेचर को डिफाइन करने के लिए बताया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर निगेटिवली चार्ज और ऑल द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। दे आर बोथ न्यूट्रल स्पीशीज टू। ये न्यूट्रल्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंटरमीडिएट की या ट्रांजिशन स्टेट की। जब एक सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो वो तुरंत प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। वो जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो अगर आपको समझ में आ जाती है तो किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे
एक्चुअल केमिस्ट्री आपकी अप्लाई होती है। तो जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बना के एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस के थ्रू प्रोसीड करते हैं। वो सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स बना सकती है या ट्रांजिशन स्टेट बना सकती है। अब बात आती है दोनों में अंतर क्या है। जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि हम आइसोलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स अगर हम रिएक्शन को कहीं बीच में सीज कर दें, हमें जहाँ तक प्रोडक्ट बनाना है वहाँ तक ना बनाकर हम उसे बीच में कोई भी स्कैवेंजर डाल के उस रिएक्शन को अगर सीज कर देते हैं तो अगर कोई चीज़ ट्रैप हो जाती है तो उसे ही हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो वो इंटरमीडिएट कितने तरीके के हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? These are carbocations, carbanions, carbon free radical, carbene, nitrene and benzene। ये सारे हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। अब इनके नाम से भी पता चल रहा है कार्बोकेटायन, कार्बो मीन्स हर जगह कार्बन के लिए है, केटायन मीन्स that carbon which carries positive charge, carbanion means that carbon which carries negative charge, carbon free radical means that carbon which has single electron, and carbene is that carbon which is doubly bonded, ene means डबल बॉन्ड, दैट मीन्स जिसके पास डबली बॉन्डेड नेचर हो। बेसिकली जो हमारे कार्बीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरीके के होते हैं, और जो हमारी बेंजीन जो हमारे डबल बॉन्ड हैं वो डबल बॉन्ड ही ज़रूरी नहीं है कि उस पर हो, उसमें दो लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। वो दोनों लोन पेयर आपके पेयर्ड फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो कार्बीन के जैसा ही नेचर एग्जैक्टली नाइट्रीन का भी है, बट वहाँ पे लोन पेयर किस पे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पे। एंड द लास्ट इंटरमीडिएट इज बेंजाइन, जो हमारा बेंजीन से बना है। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो बेंजीन के एक कार्बन दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और एक हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो कि रिएक्शन को बहुत फास्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करा देता है। तो यहाँ पे हमने आपको जनरल सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स जो उनके नाम हैं उसके थ्रू बताया कि व्हाट आर दीज इंटरमीडिएट्स सेड अबाउट, बट इस पे भी हम आपका एक लेक्चर बनाकर आपको डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे जो कि हम क्लासरूम में स्टडी कर चुके हैं, बट स्टिल फॉर योर रिवीजन पर्पस हम इसको फिर से दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे हम फोकस किस पे करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट वो स्पीशीज थी जिन्हें कि हम स्केवेंज करके रिएक्शन को बीच में क्विंच करके हम आइसोलेट कर सकते हैं। बट ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसको कि हम बीच में रोक नहीं सकते। हमारा प्रोडक्ट इतनी तेजी से हमारा रिएक्टेंट इतनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कि वो जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। एक तरफ बॉन्ड ब्रेकिंग होती रहती है और एक तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहता है, तो उसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। तो रिएक्शन क्या है या उसकी मैकेनिज्म क्या है? एक सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट और इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट get converted into the product via intermediates और transition state formation। तो यही जो हमारा प्रोडक्ट का कन्वर्जन है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन है सबस्ट्रेट का, उसी की जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकती हैं। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बुक देखिए वो बहुत मोटी सी होती है, उसमें ढेर सारी रिएक्शंस लिखी होती हैं, बट वो रिएक्शंस जनरली क्या होती हैं? आइदर दीज रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा कोई रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होती, सिर्फ हमारे रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट्स चेंज होते जाते हैं। तो जो हमारी रिएक्शंस हैं वो बेसिकली इन्हीं 6 टाइप की रिएक्शन सिर्फ पूरी उस मोटी सी बुक में लिखी होती हैं और उसमें कुछ नहीं है आपका, आइदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स वो रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप
दूसरे एटम और ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। और या तो एलिमिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल में से कोई एक चीज निकल जा रही है, एलिमिनेट होके हमें नया प्रोडक्ट दे रही है, या तो उस मॉलिक्यूल में कुछ नया ऐड हो जा रहा है, दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन हो जा रही है, या तो मॉलिक्यूल में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट के थ्रू ये रिएक्शंस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। एंड या तो हमारा मॉलिक्यूल रीअरेंज हो जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एक मॉलिक्यूल लिया ABCD जिसमें हमारा सीक्वेंस है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वही रहता है, हमारा ABCD ही प्रेजेंट रहते हैं, बट उनका एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। दैट मीन्स मे बी हमारा प्रोडक्ट क्या हो, ACBD या ADBC। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था हमारा वो ABCD ही है, बट उनके एटम्स का क्या हो गया है, आपस में इंटर कन्वर्जन हो गया है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड लास्ट रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है हमारी, सिंपल ऐसी रिएक्शंस है कि मॉलिक्यूल में एक पोर्शन पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है जबकि दूसरे पोर्शन पे उसका रिडक्शन हो रहा होता है। तो इतने के अलावा कोई फर्दर रिएक्शंस नहीं है आपकी। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएजेंट ये रिएक्शंस फर्दर क्लासिफाई की गई हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने आपको 3 तरीके के रिएजेंट दिखाए हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड रेडिकल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इन सम केसेस इट इज रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यही सब्स्टिट्यूशन हमारा एलिफेटिक कंपाउंड में हो रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन एटम कहते हैं। अगर यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा एरोमेटिक कार्बन पे हो रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक ग्रुप पे हो रहा है, एसाइलिक ग्रुप पे हो रहा है, तो हम उसे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड एसाइल सब्स्टिट्यूशन, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड एसाइल सब्स्टिट्यूशंस आर कैटेगराइज्ड आर स्टडीड अंडर द नेम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। अब अगर यही सब्स्टिट्यूशन हमारा इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एज लाइक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफेटिक कंपाउंड में हो रहा है तो उसे हम एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन रेडिकल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड कर रहा है तो उसे हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो सबसे अधिक जो होती हैं उसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल सबसे आसानी से निकलता है उसे हम वाटर मॉलिक्यूल के रूप में जानते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसके अलावा फर्दर और भी ग्रुप्स निकलते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन में हम बल्कि ग्रुप्स को निकालते हैं, लेकिन बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आती है वो है डिहाइड्रेशन होना है। एडिशन रिएक्शन भी, कोई चीज़ जब हमारी ऐड हो रही है तो वो भी हमारे 3 तरीके से ऐड हो सकती है, आइदर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल और रेडिकल के थ्रू। इन तीनों के थ्रू वो आपकी ऐड हो सकती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमने आपको शुरू में ही बता दिया, हीट और लाइट की प्रेजेंस में होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसके बाद हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन। आज जिस रिएक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अभी हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी भी रिएक्शन में अगर एक एटम और ग्रुप दूसरे एटम और ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है एथिल आयोडाइड और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आयोडीन हमारा जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है और OH जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है।
सिंपल क्या हो रहा है, ये आयोडीन इस मॉलिक्यूल को लीव करके निकल जाएगा और OH इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट एथिल अल्कोहल दे देगा। यहाँ जनरली अगर आप देखें इस रिएक्शन में तो हो क्या रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ आयोडीन फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों आपस में चेंज हो जा रहे हैं। और जब एनायन एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम मेटाथीसिस रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाथीसिस रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, सिंपल एनायन हमारे यहाँ पे चेंज हो जा रहे हैं, पोटेशियम के साथ आयोडाइड चला जा रहा है और एल्किल हैलाइड के आयोडीन की जगह पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जाके हमें एथिल अल्कोहल एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरी रिएक्शन हमने ली है बेंजीन के नाइट्रेशन की। इसमें हमारा क्या हो रहा है, बेंजीन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा है नाइट्रो ग्रुप से। तो यहाँ पे हमने दो तरीके के सब्स्टिट्यूशंस दिखाए, फर्स्ट है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी हो सकती हैं। आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन, जिसकी सबसे पहले खोज की थी 1935 में एडवर्ड डी ह्यूग्स एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने। ये रिएक्शन कर रहे थे एल्किल हैलाइड और इनके रिलेटेड कंपाउंड्स में। तो इन्होंने पाया कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली दो तरीके की मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहे हैं और ये दोनों मैकेनिज्म एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं। दैट मीन्स हमारा जो मॉलिक्यूल है कभी वो एक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, कभी वो दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है। तो उनकी मैकेनिज्म की ब्रीफ स्टडी करने के बाद इन्होंने उन दो मैकेनिज्म को आउटलाइन किया जो कि SN1 एंड SN2 के नाम से जानी जाती हैं। SN1 रिएक्शन में S हमारा स्टैंड करता है फॉर सब्स्टिट्यूशन, N for nucleophilic and 1 for unimolecular. Similarly, in the case of SN2 reaction, S stands for substitution, N stands for nucleophilic, and 2 stands for bimolecular. These unimolecular and bimolecular are nothing but the kinetics of the reaction. हमारा SN1 reaction की kinetics सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका नाम SN1 रिएक्शन रखा गया है। जबकि SN2 रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पे इसकी काइनेटिक्स डिसाइड होती है, इसलिए ये हमारी SN2 रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। पहले SN1 रिएक्शन के सेलिएंट फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो इट इज द 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन प्रोसीड करती है 2 स्टेप्स के थ्रू, और इसका अभी हमने बताया था आपका 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, और इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ substrate, that is rate of reaction is directly dependent on the concentration of substrate, not on the nucleophile. क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इसके रेट डिटर्मिनेशन में यूज नहीं होता है, कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए अगर हम ये रिएक्शन वीकर न्यूक्लियोफाइल से भी करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से प्रोसीड कर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका जो काइनेटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये रिएक्शन वीकर न्यूक्लियोफाइल्स भी दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ सबस्ट्रेट का ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है हमारा ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा फिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन अभी हम आप इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो देखेंगे इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है जो कि एक पोलर स्पीशीज है, एक चार्ज स्पीशीज है। तो कार्बोकेटाइन एक पोलर स्पीशीज चार्ज स्पीशीज बन रही है, तो उसको स्टेबिलिटी देने के लिए अगर हम एक ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो उसको स्टेबलाइज कर दे तो वो रिएक्शन फेवर में उस रिएक्शन को फेवर करेगा। अगर हम ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो उसको स्टेबलाइज ना करे, डी स्टेबलाइज करे, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी हमारी? स्लो हो जाएगी। तो इस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे मैकेनिज्म को फेवर करते हैं
और जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में दिखाया था कि जो हमारा एथिल आयोडाइड है उसमें जो आयोडीन है वो लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है और कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर हमारा लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा या कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड वीक होगा, तब आसानी से लिविंग ग्रुप उसको छोड़कर निकल सकता है। लेकिन अगर वो वीक नहीं हुआ, वो बॉन्ड वीक नहीं हुआ या हमारा न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो वो उसको आसानी से छोड़ के निकलेगा ही नहीं। और अगर वो निकलेगा नहीं उसको छोड़ के, तो हमारा कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? तो कार्बोकेटायन के बनने के लिए हमारा लिविंग ग्रुप का स्ट्रॉन्ग होना या कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड का वीक होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे रिएक्शन SN1 से प्रोसीड करे चाहे SN2 से प्रोसीड करे, हमारा एल्किल ग्रुप और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक होना है। इसकी वजह से हमारा लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया क्योंकि ये रिएक्शन हमारी कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड कर रही है, तो इस कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन है वो हमारा डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन रिएक्शन। जितना स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारी होगी। और हम ये जानते हैं कि टर्जरी कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी विच इज़ मच मोर स्टेबल दैन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स विल गिव मोर फिजिबल रिएक्शन दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री अल्किल हैलाइड्स। अब इस रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा कार्बोकेटायन बनता है जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं sp2 होता है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? प्लेनर। अब ये जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकेटायन हमारा बना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इस पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक दोनों कर सकता है। यहाँ पे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अपने हाथ को आप एक प्लेन मान लीजिए, उस प्लेन को आपने ऐसे टिका दिया अपनी हथेली को, और अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं तो अपनी हथेली के नीचे से कराएंगे तो वो बैक साइड अटैक हो गया, और हथेली के ऊपर से कराएंगे तो वो आपका फ्रंट साइड अटैक हो गया। तो जो हमारा कार्बोकेटायन है वो हमारी हथेली है, हमारा प्लेन पर है, और इस पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक भी कर सकता है और फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है। तो दोनों अटैक कर सकने की वजह से हमें कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है हमें RNS फॉर्म्स का, और इस तरीके के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेसमाइजेशन। दैट मीन्स SN1 रिएक्शन का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि हमें इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेसमिक मिक्सचर मिलता है, क्योंकि हमारा कार्बोकेटायन बनता है इसकी मैकेनिज्म में और वो इस रिएक्शन को रेसिमाइजेशन की तरफ मोड़ देता है। आइए अब हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए हमने अपना जो सबस्ट्रेट लिया है वो लिया है एक टर्जरी एल्किल हैलाइड एंड और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ जनरल न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है, आप इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पर कोई भी ग्रुप रख सकते हैं। H के साथ आप वाटर ही मॉलिक्यूल अगर रख लेते हैं तो H इज H एंड OH का जो OH होगा हमारा वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और सिंपल हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया है हमारे गिवन न्यूक्लियोफाइल से। तो इसकी मैकेनिज्म सिर्फ 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो हमारा कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, एंड दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप, दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे ही हमारा कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होता है तुरंत हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाता है जो कि प्लेनर इन ज्योमेट्री होता है। और ये स्लो स्टेप जो हमारी है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें आप गौर से देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड लिया है, न्यूक्लियोफाइल हमने इस मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में नहीं लिया है। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग है स्टेप है उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट के होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ पे
डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन, it will follow the first order kinetics and the rate of reaction will only depends upon the concentration of substrate, not on the concentration and strength of nucleophile। अब स्टेप 2 में हमारा क्या होता है? स्टेप 2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमारा इसके प्लेनर हो जाने की वजह से दोनों तरफ से हो सकता है। हमने यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू एरोज के थ्रू दिखाया है। ये स्टेप बहुत फास्ट है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, जो कि हमने ब्लैक एरो से दिखाया है, अगर ये हमारा ब्लैक साइड से अटैक किया तो हमारा जो कार्बन और ब्रोमीन का फर्स्ट कंडीशन में हमने बॉन्ड शो किया है, उसमें जो ब्रोमीन है उसको हमने राइट हैंड साइड शो किया है। तो हमारा अगर बैक साइड अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड आएगा। और अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? जहाँ पे हमारा ब्रोमीन था, दैट मीन्स राइट साइड पे आएगा। तो क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसका नेचर प्लेनर है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है एज वेल एज बैक साइड अटैक भी कर सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो फ्रंट साइड अटैक के थ्रू रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है एंड बैक साइड अटैक के थ्रू इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन भी शो करता है। हमें हमेशा इस केस में दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल थी। इसमें हमारे सिंपल 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड में कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है और स्टेप 2 में जो हमारा कार्बोकेटायन बना है आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप ऑफ द एल्किल हैलाइड, उस पे हमारे न्यूक्लियोफाइल का आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड अटैक करके रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर एज अ प्रोडक्ट हमें मिलना है। सिंपल 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको क्यों फेवर करता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटायन बना है उसको वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर सकता है? फर्दर स्टेबलाइज कर सकता है। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। इस मैकेनिज्म पे ही आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और मैकेनिज्म ये शो कर रही है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करे और इसमें हमारा जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये शो कर रहा है कि जितना स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन बनेगा उतनी ज़्यादा ये रिएक्शन फास्ट होगी। दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन विल गिव फास्टर रिएक्शन एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड इवन 1 डिग्री ऑलवेज गिव्स SN2 रिएक्शन, नेवर इट विल गिव द SN1 रिएक्शन। सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज्म के सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसे हमारी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन थी, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिर्फ एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, 2 स्टेप की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एक ही स्टेप में है और हमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों लेने हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर एंड दोनों की स्ट्रेंथ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन का डिपेंड करेगा। 2 है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स इट विल फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एंड क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वजह से एज कंपेयर टू SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन विल नॉट बी गिवन बाय द वीकर न्यूक्लियोफाइल्स। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी फास्ट हमारी SN2 रिएक्शन होगी। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा तो रिएक्शन भी आसानी से नहीं होगी। तो इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन, वीकर न्यूक्लियोफाइल्स कैन नॉट गिव द रिएक्शन। नेक्स्ट चीज है, ये जो रिएक्शन है हमारी एक ही स्टेप में हो रही है, दैट मीन्स हमारा जो रिएक्शन सीक्वेंस हो रहा है उसमें से हम किसी चीज को बीच में आइसोलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट का। दैट मीन्स
साइमल्टेनियस अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का और साइमल्टेनियस रिमूवल हो रहा है लिविंग ग्रुप का। एक ही साथ उस मॉलिक्यूल से एक ओर से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ से हमारा लिविंग ग्रुप निकल रहा है। अब जहां पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा लिविंग ग्रुप है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कभी भी जो हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के साइड से तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे रिपल्शन होगा। तो वो क्या करता है, हमेशा लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आता है। कभी भी SN2 रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक नहीं होता। इट विल ऑलवेज प्रोसीड थ्रू द बैक साइड अटैक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बन पे जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो वो हमेशा लिविंग ग्रुप की पोजीशन के अपोजिट में ही रिएक्ट करेगा। तो जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप था हमेशा उसके इन्वर्टेड पोजीशन पे ही हमारा नया न्यूक्लियोफाइल इंसर्ट होगा। इसलिए इस केस में हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, कभी भी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता। अब क्योंकि ये रिएक्शन हमारी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है, कोई हमारा इसमें चार्ज स्पीशीज नहीं बनती, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को फेवर करते हैं, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड एंड डाइमेथिल फॉर्मामाइड। ये हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को फेवर्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो एक तरफ उसको इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप का रिपेल कर रहा है, अब दूसरी तरफ से अगर ये घूम के आ रहा है अटैक करने और उधर अगर क्राउडिंग हो जाए, भीड़ भाड़ हो जाए, कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो टर्शरी वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को वो जगह नहीं देगा अटैक करने की। तो यहाँ पे अगर हमारा कार्बन का नेचर टर्शरी हो रहा है, दैट मीन्स स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है, तो वो रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगी, SN1 के थ्रू। लेकिन SN2 होने के लिए बैक साइड अटैक होना है हमारा न्यूक्लियोफाइल का, तो जो हमारा कार्बन है इट शुड बी लेस क्राउडेड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, दैट मीन्स इट शुड बी लेस स्टेबल alkyl halide। That means primary alkyl halide will give higher rate of reaction and secondary are on lesser, and tertiary basically gives SN1 mechanism, never it will give SN2 mechanism। Similarly in the case of SN2 रिएक्शन, जैसा हमारा SN1 में था कि लिविंग ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए तभी वो हमारा कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे भी हमारा लिविंग ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो हमने आपसे पहले डिस्कस कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से ही अटैक करता है, इसलिए हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही इसमें ऑब्जर्व होता है। इट इज़ हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, हमेशा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ही हमें मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी सिंपल सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमने पहले ही बताया जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया है। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपने ले लिया, से फॉर एग्जांपल आप इसमें भी वाटर ले सकते हैं HOH, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो हमेशा इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा। हो क्या रहा है हमारा इसमें, स्लो स्टेप हमारी यही है, एक ही सिंगल स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है, और यही हमारी क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। और इसमें हम न्यूक्लियोफाइल का भी यूज कर रहे हैं एंड एल्किल हैलाइड का भी यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी आ जा रहा है और हमारा एल्किल हैलाइड भी आ जा रहा है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। दोनों पे डिपेंड करने की वजह से इसकी जो काइनेटिक्स होगी वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। सिंपल इसमें हो क्या रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल हमारा बैक साइड से अटैक कर रहा है और धीरे धीरे हमारा कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो उसके थ्रू हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसमें कि हमने दिखाया है धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है एंड कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, जिसके थ्रू जैसे ही ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकला हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो
राइट साइड था हमारा ब्रोमीन और उसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड में न्यूक्लियोफाइल आया है। तो हमेशा बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और हमेशा इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन ही मिलता है। ये हमारा दोनों मैकेनिज्म की स्टडी थी। दोनों बहुत सिंपल मैकेनिज्म है एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आपको ये बेसिकली 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारा SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 मैकेनिज्म हमारी 1 स्टेप मैकेनिज्म है। SN2 में हमारा हमेशा बैक साइड अटैक होता है, डेट मीन्स रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है। वाइल इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन हमारा फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है एंड बैक साइड अटैक भी हो सकता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकेटायन स्पीशीज। इस वजह से वहां पे हमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं मिलती, हमें रेसमिक मिक्सचर एज अ प्रोडक्ट मिलता है फ्रंट साइड अटैक भी हो जाने की वजह से एंड बैक साइड अटैक भी हो जाने की वजह से। उसके बाद यहाँ पे हमारा हमने दिखाया जो मैकेनिज्म शो की, तो SN2 मैकेनिज्म हमने आपकी शो की है प्राइमरी अल्किल हैलाइड के साथ, जबकि हमने SN1 मैकेनिज्म को शो किया था टर्शरी अल्किल हैलाइड के साथ। सेकेंडरी का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया। तो सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो प्राइमरी है वो नेसेसरली SN2 देंगे, क्योंकि अगर इसके थ्रू कार्बोकेटायन बनेगा तो लेस स्टेबल बनेगा और अगर इस पे बैक साइड अटैक होगा तो बहुत आसानी से होगा क्योंकि इसका कार्बन क्या है, लेस क्राउडेड है। तो ये फेवर किसकी तरफ कर रहा है? SN2 की तरफ। सिमिलरली हमारा जो टर्शरी अल्किल हैलाइड था वो क्राउडेड है तो SN2 की वजह से उसमें बैक साइड अटैक होने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन SN1 के थ्रू उसमें टर्शरी कार्बोकेटायन बन सकता है जो कि बहुत स्टेबल है, तो वो हमेशा SN1 पाथवे को ही चूज करेगा। पर जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, जो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, अगर वो कार्बोकेटायन बनाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएगा जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है। सिमिलरली हमारा जो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है उस पे बैक साइड उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कि हमारा टर्शरी अल्किल हैलाइड पे है, क्योंकि इट इज लेस क्राउडेड देन द टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ये रिएक्शन क्या करती है, हमारी कॉम्पीट करती है कि SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगी या SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी। तब अदर रिएक्शन कंडीशंस हमारे मेजर रोल प्ले करती हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा सॉल्वेंट प्ले करता है। अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो वो हमारा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर जाएगा, और अगर हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो वो हमारा SN2 की तरफ से प्रोसीड कर जाएगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन ऑलवेज प्रेफर द SN1 पाथवे। यहाँ के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है हमारा। आप इसको पढ़िए, बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप हमसे हमारे YouTube चैनल पे कनेक्ट होइए, उससे क्वेश्चन कीजिए, और उसके अलावा क्लासरूम स्टडी में हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं। जो भी क्वेश्चन आप चाहें वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक के अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पहला एरो घुमाइए, सही डायरेक्शन में चला गया तो आपकी पूरी मैकेनिज्म सही हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस की। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको डिस्कस कीजिए। वी आर कम्प्लीटली अवेलेबल 24/7 फॉर यू। तो टिल देन इसको पढ़ते रहिए। आई होप कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल। प्लीज डोंट फील हेजिटेट एंड आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है।